अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी जी, आप सब लोगों को आवाज़ तो आ रही है ना? यस सर, आ रही है आवाज़। अच्छा, तो बेसिकली मेरा नाम डॉक्टर सलीम है और मैं आपको आज के दिन में इंट्रोडक्शन दूंगा अपना कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री। ये आपका कोर्स है और इसके हवाले से थोड़ी सी आज बातचीत स्टार्ट करेंगे। So I have already shared the course outline on the group. If you want to see, you can see it from there. और अभी यहाँ से भी हम चेक करेंगे उसको क्या क्या है उसमें। So I hope कि आप लोगों को ये स्लाइड शेयर हो रही होगी। यस सर, नजर आ रही है। यस सर। जी जी, सबसे पहले तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से एक वार्म वेलकम है। बैच 20 तमाम स्टूडेंट्स डबल के जिन्होंने यहाँ एडमिशन लिया है, एंड आई एम श्योर के time will go very well and you will learn a lot here. और we shall try our best कि जिस स्टूडेंट में जो जो डेफिशिएंसी और जिस स्टूडेंट में जो जो टैलेंट है वो एक्सप्लोर और वो आगे बढ़े, क्योंकि आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, राइट। सो इसके अलावा आप लोगों को अगर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही होगी तो आपने मुझे इन्फॉर्म कर देना है। अभी आप लोगों को स्क्रीन पे कोर्स आउटलाइन शेयर हो रही है? नो सर, वेलकम बैच 20 डबल ई। अच्छा, ठीक हो गया, मैं अभी करता हूँ वो भी। So here is basically the course outline for your course calculus and analytic geometry, इसका टाइटल होगा। और इस कोर्स में आप मोस्टली वही चीज़ें पढ़ेंगे, थोड़ा सा एक उसका एक्सटेंडेड वर्जन होगा, थोड़ा सा उसका अप्लाइड वर्जन होगा, और थोड़ा सा आप जो बेसिक मैथ पढ़ चुके हैं उसको आप कनेक्ट करेंगे एवरीडे लाइफ के मैथमेटिक्स के साथ, और जिसे आप कह सकते हैं कि जो आप इंजीनियरिंग में पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं कि जो जो चीज़ें आप इंजीनियरिंग में अप्लाई करते हैं उसको, कि असल में सबसे द बेसिक प्रॉब्लम विद द स्टूडेंट्स एंड इवन टीचर्स हियर इज दैट व्हेन यू आर स्टडिंग मैथमेटिक्स, very little or almost no person particularly in mathematics community knows कि जो मैथमेटिक्स वो पढ़ रहा है उसका रियल लाइफ में या इंजीनियरिंग में या नॉन इंजीनियरिंग के जितने भी सब्जेक्ट हैं, इवन मेडिकल है, उसमें कनेक्शन क्या है, वेयर एक्चुअली वो यूज़ हो रहे हैं। सो इस कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। और चूंकि अगर आप सब्जेक्ट को मैथमेटिक्स को लिंक कर लेते हैं इंजीनियरिंग के साथ, तो जिसे आप कहते हैं इंजीनियरिंग, और बेसिकली इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है कि आपका जो इंजीनियर है ही शुड बी एबल टू डिज़ाइन ए मॉडल। जो रियल लाइफ मॉडल आपके सामने आता है, अगर आप उसको रियल लाइफ सिचुएशन सामने आती है, इफ़ यू वांट टू क्रिएट ए मॉडल ऑफ इट जो कि साइंटिफिक लैंग्वेज में हो, उसके लिए आपका बेसिक मैथ और उसका जो कनेक्शन है विद द रियल लाइफ वो बहुत अच्छा होना चाहिए। और बहुत ज़्यादा लोग इसमें यानी कि लैग करते हैं। एंड इफ़ यू आर गुड इन मैथ्स and if you are good in connecting mathematics to engineering, or I should say real life, then you are a very good, rather I should say very excellent engineer. So यही वो चीज़ है जो एक इंजीनियर को एक आम टेक्नीशियन से डिफरेंशिएट करती है और हाईलाइट करती है। अदरवाइज जो द बेसिक थिंग दैट ए टेक्नीशियन और ए नॉर्मल पर्सन लैक्स इज कि वो उसको जब आप रियल लाइफ का कोई प्रॉब्लम दिखाते हैं तो वो उसको डिज़ाइन नहीं कर सकता कि इसको मैथमेटिक्स की और इंजीनियरिंग की और साइंस की लैंग्वेज में कैसे डिज़ाइन किया जाए और फिर उसको डिज़ाइन का सोल्यूशन तलाश किया जाए। सो दैट इज़ व्हाट वेयर द मैजिक ऑफ इंजीनियर लाइज। और इस मैजिक के लिए यू हैव टू हैव ए गुड कनेक्शन ऑफ मैथमेटिक्स विद रियल लाइफ, वन थिंग।
So in order to be an excellent and good engineer, you have to be very good in maths, and I hope so, and I'm sure कि आप लोग होंगे भी अच्छे ही maths में, and things will go very well if it is so. So एक तो ये हो गया. दूसरा हमने जो इसमें important चीज़ देखनी है वो ये है कि डिज़ाइन के अलावा एक सॉल्यूशन की जो कैपेसिटी है उसके लिए भी हमें एक रिगरस प्रैक्टिस ज़रूरी होती है, एक मिनिमम लेवल के लिए जो हमें करनी चाहिए. और आप लोगों ने, आई एम श्योर, जैसे आप लोग सेकंड ईयर में मैथ्स में डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस करते हैं, इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस करते हैं, वो उधर से आप बायनोमियल की करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आप करके आती हैं. सो उस प्रैक्टिस का मकसद ये होता है कि डिज़ाइन के अलावा हमें सॉल्यूशन की भी नो हाउ हो, हमें डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट टेक्निक्स के नाम पता हों, ताकि हमें पता हो कि दिस मॉडल इज सुटेबली सॉल्व बाय दिस मेथड. सो इसके लिए डिज़ाइन और सॉल्यूशन दोनों में आपका मैथमेटिक्स, रिगरस मैथमेटिक्स स्ट्रांग होना बहुत अच्छा, बहुत ज़रूरी है. सो दो चीज़ें आ जाती हैं मैथमेटिक्स में, एक आ जाती है मॉडलिंग, एक आ जाता है सॉल्यूशन. तो सेम थिंग कम्स इन इंजीनियरिंग. अगर आपके पास मैथमेटिक्स अच्छा है तो आपकी मॉडलिंग वेरी एक्यूरेट और वेरी प्रीसाइज है. बहुत अच्छी मॉडलिंग आपने की अगर किसी रियल लाइफ प्रॉब्लम की, तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं. सो द जॉब इज़ डन. सो जैसे दो, लाइक आई शुड से कि अच्छा, इसमें अब ये भी एक आपके नॉलेज में होनी चाहिए चीज़ के व्हेन इट कम्स टू मैथमेटिक्स, आप लोगों ने वो सुना हुआ होगा, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, राइट. सो इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट आप लोगों को बता रहे हैं जो कि वेरी इनकरेजिंग है कि मैथमेटिक्स के बेसिकली दो हिस्से समझे जाते हैं, एक प्योर मैथमेटिक्स और एक अप्लाइड मैथमेटिक्स. सो प्योर मैथमेटिक्स एक प्रोटोटाइप डिज़ाइन क्रिएट करता है जिसे अप्लाइड मैथमेटिक्स या इंजीनियर यूज़ करता है. लेकिन गुड थिंग टू नो इज़ कि ये जो मैंने आपको एक बोला है, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैथमेटिक्स जितना इवॉल्व हुआ है ना ओवर द लास्ट 200 ईयर्स इन पर्टिकुलर, उसमें 70% रोल्स इंजीनियर्स का ही रहा है. क्योंकि जो नई सिचुएशन, दे एक्चुअली कम अक्रॉस द न्यू सिचुएशन, उनके पास एक ऐसा मैथमेटिकल मॉडल या फिजिकल डिज़ाइन आ जाता है जिसकी उन्हें सोल्यूशन की ज़रूरत पड़ जाती है. एंड इन ऑर्डर टू सॉल्व इट देन दे स्टार्ट सॉर्टिंग आउट कि यार इसको कैसे सॉल्व किया जाए. सो वो फिर टेक्निक्स ढूंढते हैं, यार एक अच्छा एक ये टेक्निक है, ये टेक्निक है, उससे सॉल्व नहीं हो रहा तो फिर वो सॉर्ट आउट करते हैं कि अगर टेक्निक 1 को टेक्निक 2 से ज्वाइन किया जाए तो फिर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. सो इन दिस वे नई से नई जो मैथमेटिकल टेक्निक्स इवॉल्व होती हैं, सोल्यूशन की भी इवन, उसमें यानी कि जो मॉडर्न मैथमेटिक्स है इन माय व्यू, उसमें 70% रोल जो है वो इंजीनियर्स का होता है. क्योंकि नई, लाइक आई सेड, कि नई सिचुएशन के सामने आते ही वही हैं. एज ए मैथमेटिशियन तो मैं तो थ्योरेटिकली चीज़ें देख रहा हूँ, फ़र्ज़ करें, और फॉर एग्जांपल फार्मूले भी देखे हुए हैं आई एम सॉरी, उन फार्मूले बना रहा हूँ, थ्योरम बना रहा हूँ या उनकी स्टडी कर रहा हूँ. बट आई एम नॉट कमिंग अक्रॉस ए सिचुएशन जहाँ पर मुझे किसी फार्मूले की ज़रूरत पड़ रही है और मुझे पता लगे कि यार मैं इस फार्मूले को कैसे मॉडिफाई करके यूज़ करूँ. So that comes across with the engineer part. So good thing, ये एक important है जो आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए कि over the last 200 years in particular जो बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स इवॉल्व हुआ है वो because of engineers हुआ है. For example, you name many people जो कि बहुत मशहूर हैं थ्योरेटिकल फिजिक्स में और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, but they were actually engineers. लाइक हर्ट्ज हो गया ये, और इस तरह के वो बहुत सारे बंदे हैं जो कि बेसिकली दे आर इंजीनियर्स, बट दे हेल्प आउट प्रॉब्लम बाय क्रिएटिंग ए मेथड और ए फार्मूला और ए टेक्निक टू सॉल्व ए सर्टेन सिचुएशन और प्रॉब्लम. सो इसमें एक तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कि अगर आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है तो यू कम अक्रॉस ए सिचुएशन जहाँ पर आपको इवन के मेथड भी इवॉल्व होते हैं और उनमें इंजीनियर्स का दे हैव ए वेरी गुड रोल in it. So if you are very good in maths, you are not out, you are into it, right? So एक तो ये ध्यान में रखें. फिर हम देखते हैं अपने कोर्स की तरफ कि हमने इस कोर्स में बेसिकली, लाइक आप लोगों के सामने है स्क्रीन, इसमें ट्रिग्नोमेट्री है, हाइपरबोलिक, लॉगरिथमेटिक फंक्शन है, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन. यहाँ तक तो बात ठीक है, दैट्स फाइन, आप लोगों ने सेकंड ईयर में पढ़ा हुआ है.
लेकिन एक्चुअली वाई दिस कोर्स दैन, इस कोर्स को एक्चुअली अब आपने कनेक्ट करना है ग्राफ्स के साथ, रियल लाइफ के साथ। बाय रियल लाइफ आई मीन कि एक्चुअली हमने इंटीग्रेशन के फार्मूले तो रटे हुए होंगे, मे भी किसी ने रटे हुए होंगे, किसी को बहुत अच्छी तरह आती हो इंटीग्रेशन के वाई एंड हाउ इंटीग्रेशन इज डन, डिफरेंशिएशन की हुई है, बट एक्चुअली इनके फिजिकल मीनिंग क्या है, ये अप्लाई कहाँ हो रहे हैं, वेयर आर दे गेटिंग अप्लाइड, राइट। सो उसके बाद उसमें आप देखेंगे कि वेरी इंपॉर्टेंट ये जो चीज़ है, इंट्रोडक्शन टू डेरिवेटिव, ज्योमेट्रिकल एंड फिजिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव, टेंजेंट्स, नॉर्मल, मैक्सिमा, मिनिमा, ये चीज़ें आप हो सकता है ये वर्ड्स आपने सेकंड ईयर में भी सुन रखे हों, बट द थिंग इज कि अच्छा हमें मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है। एट टाइम्स हमें डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करने के लिए डिफरेंशिएशन की क्यों ज़रूरत पड़ती है, वाई डेरिवेटिव एंड नॉट दी अदर थिंग, और इसी तरीके से इंटीग्रेशन हम क्यों करते हैं और कब करते हैं और इसकी यूजेस क्या क्या हैं, एंड दे आर वेरी रिगरस यूजेस ऑफ इंटीग्रेशन इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। यू सी आप आगे आगे के भी जो कोर्सेज पढ़ेंगे, इफ़ देयर इज़ एनी लाइक मल्टीवेरिएबल कैलकुलस, और वो एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरीज वगैरह वगैरह। सो एवरीवेयर आप देखेंगे मैथ की इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपके इंजीनियरिंग के कोर्सेज में गो थ्रू हो रही होगी। वाई, इसके ऊपर अभी हम बहस शुरू करेंगे और कमिंग क्लासेस में भी जारी रहेगी, और इसके वी शैल होपफुली सी के व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दीज टर्म्स दैट वी हैव लर्नड। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन। एक बड़ी इक्वेशन को सिंपल वे में रिप्रेजेंट करना है, उसको कहते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन। एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जी, इन द सेंस कि ये जहाँ पर भी सर्कुलर मोशन आ जाती है, जहाँ पर भी सर्कुलर मोशन आ जाती है वहाँ पर आई होप सो कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। फिजिक्स में आप पढ़ते थे मोशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कल, उस मोशन को क्या कहते हैं? Motion of projection of a particle moving in a circle, it is called simple harmonic motion, right? Motion of projection of a particle moving in a circle, उसको कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा, फिर अब आपको याद होगा फर्स्ट ईयर में आप सर्कल घुमा रहे हैं, नीचे प्रोजेक्शन बन रहा है, उस प्रोजेक्शन को आप ऑसिलेटरी मोशन कह रहे हैं, और उसका जो एम्पलीट्यूड का ग्राफ बन रहा है बार बार, उसको आप कहते हैं जी कि ये साइन वेव है। सो देयर इज ए बिग कनेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन विद ट्रिग्नोमेट्री। जहाँ पर भी ऑसिलेशन आएगी, जहाँ पर भी वाइब्रेशन आएगी, जहाँ पर भी सर्कुलर मोशन आएगी, वहाँ पर आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स आएंगे, साथ आपकी और ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व हो जाएगी। वेयर एवर देयर इज एनी काइंड ऑफ ऑसिलेशन, वाइब्रेशन, नो मैटर इट इज लॉन्गिट्यूडनल और परपेंडिकुलर, वहाँ पर आपके पास ट्रिग्नोमेट्री एज ए टूल आएगा, पोलर कोऑर्डिनेट्स एज ए टूल आएंगे। सो पोलर कोऑर्डिनेट्स जो है ना, स्पेस में किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है। होपफुली आपने शायद अगर फर्स्ट ईयर के टॉपिक में ये है, बट देयर इज़ नो प्रॉब्लम। अगर आपको कोई चीज़ आप में से किसी को कोई चीज़ नहीं भी जहन में है तो फाइन, हम लोग ज़रूर बताएंगे, बट द थिंग इज़ कि अटेम्प्ट या उसको साथ आप लोगों ने चलना होगा, रेगुलरली करना होगा, तो इट विल गो वेरी फाइन। पोलर कोऑर्डिनेट्स का आइडिया सर्कुलर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेशन, जहाँ पर फ्रीक्वेंसी आ जाए वहाँ पर सर्कुलर मोशन आ जाती है, वहाँ पर पोलर कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं, वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री आएगी। फिर इंटीग्रेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अभी सर खालिक ने भी बताया होगा कि जैसे एक चीज़ होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एक चीज़ होती है इंड्यूस्ड करंट वगैरह, जहाँ जहाँ पर डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व होती है उसके रिवर्स केस में इंटीग्रेशन इन्वॉल्व हो जाती है। अभी मैं स्टार्ट करूँगा आपको थोड़ा सा आइडिया देने की कि वाई वी आर यूजिंग द वर्ड इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन एवरीवेयर, और उसके बाद आ जाती है डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन की इंटीग्रेशन कैसे करना है। डेफिनेट इंटीग्रल क्या होते हैं? डेफिनेट इंटीग्रल वो इंटीग्रल होते हैं जिनके एंड पे एक सिंगल नंबर में आपका आंसर आना है, ये याद रखें। डेफिनेट का मतलब यही होता है, आप इंग्लिश में भी आप यू यूज़ द वर्ड या ओ या डेफिनेटली, तो डेफिनेट का मतलब यही होता है कोई ऐसा इंटीग्रल जिसका आंसर आपके पास सिंगल नंबर की फॉर्म में आना है। एट टाइम्स आप इंटीग्रेट करते हो तो आपका आंसर अलजेब्राइक फॉर्म में आता है, विच इज़ कॉल्ड क्लोज फॉर्म। अभी मैं उस स्लाइड पे भी जाके आपको बताऊंगा, उधर राइटिंग में भी। और बेसिकली इंटीग्रेशन जो है वो एरिया मेजर कर रही होती है। अगर आपके पास पॉइंट्स गिवन है तो वो लेंथ मेजर कर रही है, अगर आपके पास लेंथ गिवन है तो वो एरिया मेजर कर रही है, अगर आपके पास एरिया गिवन है तो वो वॉल्यूम मेजर कर रही है।
और डिफरेंट टेक्निक्स हैं वॉल्यूम वगैरह मेजर करने के। एक वाशर मेथड है, एक सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन है, और फिर एरिया, अगर आपने उस एरिया को पोलर या सर्कुलर कोऑर्डिनेट्स में रिप्रेजेंट किया हुआ है तो फिर भी इंटीग्रेशन जो है वो आपको वॉल्यूम या एरिया के लिए पोलर कोऑर्डिनेट्स में करनी चाहिए, विच इज़ नॉट ए बिग डील, यू कैन डू इट। सो लेट मी गो बैक टू दिस वर्किंग पेज, आई शुड से, जहाँ से हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, एंड लेट सी के व्हाट वी कैन डू टुडे। सो हियर इट इज़। सो एक तो मैंने आपको ये आज के दिन में ये था मेरे जहन में कि थोड़ा सा आपको एक कनेक्टिविटी स्टार्ट करते हैं कि एवरीडे लाइफ में हमने जो मैथमेटिक्स पढ़ रखा है वो एक्चुअली कनेक्ट होता भी है साइंस में एक दूसरे के साथ या नहीं, और अगर होता है तो वो कैसे होता है। लेट स्टार्ट फ्रॉम द वेरी सिंपल थिंग्स टुडे, ताकि हमें ज़्यादा जो हमें नॉन, हमेशा इंसान जो है ना वो जो उसका नॉलेज मौजूद होता है उसी की बेस पे वो आगे बढ़ता है। और कहना ये चाह रहा हूँ मैं कि मैन मोस्ट ऑफ द टाइम मैन मूव्स फ्रॉम नोन टू अननोन, राइट। सो हम भी स्टार्ट करते हैं, जो चीज़ें हमें पहले पता हैं उनसे हम देखने की कोशिश करते हैं कि क्या वो आपस में कहीं कनेक्ट हो रही हैं या नहीं। वी विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम नोन टूवर्ड्स अननोन, और तमाम तार मोस्टली जो अननोन चीज़ें हैं वो इंसान ने इसी सफ़र को तय करते हुए फाइंड आउट की हैं। सो एक छोटी सी एग्जांपल है, जैसे मे बी सर खालिक ने आपको एग्जांपल दी हो या नेक्स्ट कमिंग क्लासेस में ये आ भी जाए। y इज इक्वल टू mx, ये क्या है? इट इज़ द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन एंड इट इज़ कॉल्ड लीनियर। लीनियर का वर्ड लिंग्विस्टिकली देखें, लीनियर का वर्ड निकला हुआ है लाइन से। लीनियर इक्वेशन उस इक्वेशन को कहते हैं, ये आपको इवन लैंग्वेज से भी चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। लीनियर इक्वेशन उस इक्वेशन को कहते हैं जिसका ग्राफ हमेशा लाइन हो, सो दैट इज़ कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन वन और टू वेरिएबल्स। जब आप मैनी वेरिएबल्स में जाते हैं तो आप कहते हैं कि जो बिल्कुल एक फ्लैट कर्व हो उसको आप लीनियर ग्राफ कहेंगे। सो उसकी बेसिकली आइडेंटिफिकेशन क्या है? यहाँ पर y की पावर भी 1 होगी, यहाँ पे x की पावर भी 1 होगी। सो y इज इक्वल टू mx एक स्ट्रेट लाइन है, और अगर इसके पास c है तो दैट इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट। अगर आप लोग याद करें तो y इज इक्वल टू mx, तो ये वाली लाइन होगी जो कि ओरिजिन से गुजर रही है। और अगर इस y में c ऐड कर दें तो इसका क्या मतलब है कि y के हर पॉइंट c स्टेप ऊंचा हो गया है, क्योंकि y एक्सिस इधर है और x एक्सिस इधर है। और अगर आपने c ऐड कर दिया y में तो इसका मतलब यह है कि y का हर पॉइंट जो है वो c स्टेप ऊंचा हो गया, तो वो लाइन यहाँ आ जाएगी। सो y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये वाली इक्वेशन है। बट द थिंग इज़ कि मैं अभी इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ y इज इक्वल टू mx में इंटरेस्टेड हूँ। वो इसलिए कि मेरे पास एक इक्वेशन है v इज इक्वल टू आर आई। ये क्या है? आप लोगों को याद है ये क्या इक्वेशन है? ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ। तो ओहम्स लॉ क्या बताता है कि कुछ सर्किट्स ऐसे हैं जिनकी करंट और वोल्टेज में जो रिलेशन है वो क्या होता है? लीनियर होता है, राइट। और अगर किसी कंडक्टर में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है एंड्स पे, यानी कि I और V में से किसी एक को जीरो करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। सो इसका मतलब यह है कि इफ V इज ऑन x एक्सिस, I is on y axis, so what is that? When v is 0, I is 0, so it is exactly like y is equal to mx. So you see the connection. Basically मैथ में आप जो चीज़ें बेसिक पढ़ रहे हैं, नॉट कॉन्शियसली बट इवन अनकॉन्शियसली आप ये मैथमेटिकल जो रिगरस मैथमेटिकल आइडियाज़ हैं वो आप यूज़ कर रहे होते हैं साइंस में, जिसका आपको पता भी नहीं चल रहा होता, बट एक्चुअली आप वो यूज़ कर रहे होते हैं। फिर इसी तरीके से आप जब लेट मी से कि व्हाट इज़ बेसिकली डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या होता है, मैं इसके ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, और इंशाल्लाह फिर कमिंग सेशंस में यू विल सी के चीज़ें अगर बंदे को समझ आ रही हो चीज़ों की कि एक्चुअली ये आइडिया बेसिकली थिंग्स आर, आइडिया सही है और आपको ये भी पता चल रहा है कि अप्लाई कैसे और कहाँ हो रहा है। सो इट इज़ ए वेरी, देन साइंस बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर द रीडर। इतना मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट फॉर दोज हु अंडरस्टैंड एंड हु हैव द आइडिया कि एक्चुअली हमने ये
कैसे करना है। सो हैविंग सेड दैट, अब लेट मी सी के डेरिवेटिव्स के बारे में मैं क्या बात कर सकता हूँ आपके साथ। नेक्स्ट पेज पे जाने देंगे ज़रा आप मुझे। चलें ठीक है, इसी पेज को देख लेते हैं। राइट, चलें, ओके। सो लेट मी कॉल व्हाट इज डेरिवेटिव। सो डेरिवेटिव इज द साइंस ऑफ चेंज। ये याद रखना है, आम लेमैन की लैंग्वेज में डेरिवेटिव इज द साइंस ऑफ चेंज। जहां पर भी चीजें चेंज हो रही होंगी वहां पे डेरिवेटिव आएगा। मतलब व्हाट आई मीन टू से कि सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में नहीं, सिर्फ मैथ की किताब में नहीं, इवन कि अगर कहीं पर डिजीज़ की स्प्रेड मुख्तलिफ तरीके से हो रही है और जो डिजीज़ स्प्रेड हो रही है वो उसके स्प्रेड होने का रेट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट है, तो ये चीज़ें चेंज हो रही हैं। सो यू कम अक्रॉस डेरिवेटिव टू कैलकुलेट इट। जहाँ पर सरफेस टेंशन इन्वॉल्व हो रही है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, जहाँ पर आपके ओशन इंजीनियरिंग में, जहाँ पर आपके वो फोर्स इन्वॉल्व हो रही है जो पुश कर रही है वाटर को आगे की तरफ, और वो फोर्स चेंज हो रही है, जहाँ पर भी चेंज आ रही है, इवन कि अगर आपके वोल्टेज में चेंज आ रही है, करंट में चेंज आ रही है, वोल्टेज और करंट के प्रोफाइल में चेंज आ रही है, अमाउंट ऑफ चार्ज जो एक कंडक्टर में से गुजर रहा है उसमें चेंज आ रही है, डेरिवेटिव इज द साइंस ऑफ चेंज। और पूरी जो आई शुड से के जो यूनिवर्स का जो प्रोसेस आगे जा रहा होता है वो भी एक कंटिन्यूअल और कंटिन्यूअस चेंज के जरिए आगे जा रहा होता है। सुबह होती है तो फिर शाम लाजमी होती है, चेंज होना होता है, ये नहीं है कि फॉर एवर सुबह ही रहे। सो चेंजेस आर हैपनिंग, सुबह के बाद शाम, शाम के बाद सुबह। सो इसी चेंजेस के नतीजे में नेचर के अंदर भी चेंजेस आती हैं, दरख्त के अंदर भी, इवन के दरख्त की भी जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसमें चेंजेस आती हैं। किसी टाइम पे वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर रहा है, किसी टाइम पे ऑक्सीजन एमिट कर रहा है। सो चेंजेस के ज़रिए जो है ना पूरी यूनिवर्स का जो निज़ाम है एक, वो आगे बढ़ता है। सो ये तो एक चलें एक फिलोसॉफिकल डिस्कशन होगी, ये हेनरी बर्गसान कहता होता था। सो डेरिवेटिव जब हम मैथ में आते हैं तो हम क्या करते हैं, बेसिकली उस चेंज को हम करते हैं, एक मैं वर्ड यूज करूंगा, क्वांटाइज। क्वांटाइज का क्या मतलब होता है? किसी चीज को नंबर्स में कैलकुलेट करने की कोशिश करना, दैट इज कॉल्ड क्वांटाइज। क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिट्स आपने पढ़ा हुआ है फिजिक्स में। क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिट्स में आप क्या कहते हैं कि आप नंबर ऑफ ऑर्बिट को आप मेजर करने की कोशिश करते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्बिट है या सेकंड है या थर्ड है या फोर्थ है। सो डेरिवेटिव इज द साइंस ऑफ चेंज। और जब भी आप किसी चेंज को मेजर करने की कोशिश करते हैं, क्वांटाइज करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए आप इस डेरिवेटिव का सहारा लेते हैं। एंड आई होप सो कि आप लोग सब के सब इस सिंबल से वाकिफ होंगे, dy बाय dx। और ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है इस चीज की, चेंज की। Yes. जब भी आप चेंज को क्वांटाइज करेंगे तो आपको मैथ का सहारा लेना होगा, और उसके लिए ये है फार्मूला। dy ओवर dx फार्मूला तो नहीं, एक टर्म है विच मीन्स के आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, उसमें चेंज हो रही है, और उस जैसे जैसे x में चेंज हो रही है उसकी वजह से या उसकी इफेक्ट के तहत y में भी चेंज हो रही है, एंड यू वांट टू मेजर दोज चेंजेस। dy ओवर dx का ये मतलब है, सिंपल यानी कि लेमैन की लैंग्वेज में याद रखें। dy ओवर dx का क्या मतलब है? x में चेंजेस हो रही हैं, आप उसकी वजह से उसके इफेक्ट के तौर पर एंड एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट चेंज इन x आप y में चेंज मेजर करते हैं, राइट। अब एक छोटी सी इक्वेशन लिखते हैं, मुझे जरा आप बताएंगे कि ये किस चीज़ की इक्वेशन है। अगर आप फर्ज करें कि मेरे पास एक चार्ज है, किसी कंडक्टर में से गुजर रहा है, और वो चार्ज हमेशा जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो रहा है, तो मुझे क्या करना होगा? वो चेंज मेजर करनी होगी, राइट। उस चेंज को मेजर करने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं ये कह रहा हूँ जी कि विद मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं t इज इक्वल टू 1 पे भी चार्ज कैलकुलेट कर रहा हूँ, t इज इक्वल टू 2 पे भी कर रहा हूँ, t इज इक्वल टू थर्ड टाइम स्टेप पे भी कर रहा हूँ, और एवरी टाइम चार्ज चेंज हो रही है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम चार्ज में चेंजेस हो रही हैं, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, ये इसकी डेफिनेशन है।
कैन एनीबॉडी हेल्प? डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी किसको कहते हैं? करंट को कहते हैं सर। एग्जैक्टली, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो है वो करंट होती है। जितनी तेजी से चार्ज फ्लो करेगा उतनी आप कहते हैं कि ज्यादा करंट फ्लो हो रही है। जितनी स्लोली चार्ज फ्लो करेगा, रेट ऑफ फ्लो का मतलब एक पॉइंट से जो उसके फ्लो गुजरने का रेट है वो जितना स्लो हो जाएगा, आप यू विल से कि करंट उतनी स्लो है। सो बेसिकली यू सी कनेक्शन डी क्यू ओवर डी टी। अब मैं इसको इस लैंग्वेज में लिखता हूँ, डी क्यू ओवर डी टी। अच्छा, ये मैंने डेल्टा का वर्ड क्यों यूज किया और डी का वर्ड क्यों यूज किया? ये नॉमनक्लेचर जिसे आप कहते हैं ना कि लैंग्वेज, उसको थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना है। डेल्टा जो है ना वो जनरली एवरेज या टोटल चेंज के लिए होता है। डेल्टा का वर्ड कब यूज होगा? जब आपको एवरेज चेंज या टोटल चेंज मेजर करने की कोशिश करेंगे। डी क्यू और डी टी और डी वाई और डी एक्स, ये नॉमनक्लेचर उस वक्त यूज होगा जब आप स्पॉन्टेनियस, with the passage of time. जब आप स्पॉन्टेनियस और इंस्टेंटेनियस, एट द वेरी इंस्टेंट, जब आप स्पॉन्टेनियस और इंस्टेंटेनियस चेंज मेजर करने की कोशिश करेंगे उस वक्त आप डेरिवेटिव में आएंगे। अदरवाइज आप यू कैन टेक हेल्प ऑफ डेल्टा ओनली, जो कि आपने सेकंड ईयर में किया भी। सेकंड ईयर में मुझे याद पड़ता है डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी की डेफिनेशन यूज होती है, राइट? बट द सेम आइडिया कम्स हियर कि अगर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए वेरी स्पॉन्टेनियस और वेरी इंस्टेंटेनियस चेंज मेजर करनी है, सो यू यूज द वर्ड डी क्यू ओवर डी टी, एंड दिस लाइक यू सेड इज कॉल्ड करंट आई। सो ये देखें ना, अब आपने चीज़ें, वही डिफ्रेंसिएशन है, लेकिन अब आपने उसे इलेक्ट्रिसिटी में, अपने लीनियर सर्किट एनालिसिस में और बेसिक फिजिक्स में और बेसिक जो अप्लाइड फिजिक्स आप पढ़ रहे होंगे उसके साथ आपने इसको कनेक्ट करना होगा, राइट? यू सी, बेसिकली डेरिवेटिव का आइडिया आपके पास शुरू से मौजूद था और मौजूद है, बट आपने नोटिस नहीं किया होगा कि ये मैथमेटिक्स के साथ ये कैसे ये एक दूसरे को कनेक्ट करती हैं डेफिनेशनें इसकी, करंट की और चार्ज की। फिर आप में से किसी को शायद याद हो कि जो फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन था वो क्या था? रेट ऑफ, यू सी, सर अभी ज़हन में नहीं आ रहा क्या था। चलें कोई बात नहीं है। मैं कहने का मकसद ये है कि वो भी बेसिकली मुझे जो याद है ना, मुझे भी एग्जैक्टली ऑनेस्टली इक्वेशन याद नहीं है। मुझे ये पता है कि इंड्यूस्ड करंट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड वोल्टेज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से, यानी कि ये जो चीज लिखी है ना मैग्नेटिक फील्ड, इसके चेंज होने की वजह से ये प्रोड्यूस होता है। सो वो भी एक चेंज को मेजर कर रहा होता है। सो अब ऑफ कोर्स आप देखेंगे अगली क्लासेस में और अगले कोर्सेज में कि वहां पर आपके पास डिफरेंशिएशन बड़ी रिगरसली आ रही होगी। सो दैट इज़ वेयर आपने देखा कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बिल्कुल एक स्टार्टअप लेवल से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी एवरीडे लाइफ में और इवन थ्योरेटिकल फिजिक्स और आपकी सारी इलेक्ट्रिसिटी का ब्रेड एंड बटर है ये डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। फिर एक और मैं एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ कि आपके जहन में आए कि कैसे आप एक इक्वेशन बनाते हैं। अगर चीज़ें अब इससे आपको क्या पता चला कि इफ़ यू हैव, फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी कि किसी कंडक्टर में से एक कांस्टेंट करंट गुजर रही है, I इज इक्वल टू 2, ठीक है, कांस्टेंट करंट गुजर रही है। और कैन एनीबॉडी हेल्प मी आउट कि वो चार्ज मेजर कर लेगा कि उसके इस कंडक्टर के इस पॉइंट से चार्ज कितना मेजर हो रहा है? व्हाई नॉट? सर जब जी वो कांस्टेंट है तो फिर थोड़ा मुश्किल होगा। जी सर अगर कांस्टेंट करंट गुजर रहा है तो फिर चेंज तो होगी ही नहीं। नहीं, चार्ज तो गुजर रहा है, वो चार्ज का फ्लो चेंज नहीं हो रहा। क्या ख्याल है? तो चार्ज कैसे मेजर होगा? मैं आपको याद कराता हूँ ना, I इज इक्वल टू 2 है। अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि I जो है वो किसके इक्वल होता है? डी क्यू ओवर डी टी इज इक्वल टू 2, करंट 2 के इक्वल कर दिया। आगे क्या करना है? अब आप लोगों को समझ आ गई क्या करना है?
चलें, नहीं समझ आई, देखें ज़रा एक मिनट। डी क्यू मैंने इधर ले गया और डी टी मैं इधर ले गया, अभी भी नहीं समझ आई क्या करना है। चलें कोई बात नहीं है, इसको इंटीग्रेट तो कर लेंगे ना आप ऐसे, क्या ख्याल है? जी सर। तो डी क्यू का वन का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू डी क्यू क्यू होगा, टू का टी का इंटीग्रल टी होगा। अगर नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, मैं वैसे आपको आइडिया दे रहा हूँ। और फिर एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगेगा। और अगर आपने इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लिया, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि व्हेन टी वाज ज़ीरो क्यू वाज ज़ीरो, ये मैंने एक कंडीशन आपको साथ में दे दी। तो आप यहाँ पर टी ज़ीरो करते हैं, क्यू ज़ीरो करते हैं, तो आप देखते हैं जी कि ये सी तो ज़ीरो आ रहा है। सो आपके पास इक्वेशन आ गई क्यू इज इक्वल टू 2t। ठीक है। सो आपको करंट गिवन थी, लेकिन आपने इंटीग्रेशन को यूज करके चार्ज बताया है। सो दिस इज हाउ आपको, यानी कि एक जो एवरीडे लाइफ में मैथमेटिकल रिगरस मैथमेटिकल टेक्निक्स की जो एप्लीकेशन है वो आपको व्यू होनी चाहिए। ठीक है। और अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू एम एक्स। अब कुछ याद आया? सो ये एक लीनियर रिलेशन है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा चार्ज भी, अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो जो गुजर रही है वो ज़्यादा होती रहेगी। रेट ऑफ फ्लो कांस्टेंट है। इट डज नॉट मीन्स कि चार्ज पास ही नहीं हो रहा, फ्लो ही नहीं हो रहा। फ्लो तो हो रहा है लेकिन एक कांस्टेंट रेट से फ्लो हो रहा है। वो जो फ्लो रेट है वो चेंज नहीं हो रहा। इट मीन्स दिस। सो कंसेप्चुअली भी देखें ना, डी वाई बाई डी एक्स कांस्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि वाई है ही ज़ीरो, उसका डेरिवेटिव कांस्टेंट है। सो एक तो ये पॉइंट्स आपके जहन में होने चाहिए कि अगर आप यही मैथमेटिकल टेक्निक्स यूज़ करते हुए, अगर आपको करंट गिवन है तो आप चार्ज पे आते हैं, अगर आपको चार्ज गिवन है तो उसको डिफरेंशिएट करके आप करंट वगैरह मेजर करते हैं, एंड यू कंटिन्यू विद डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन लाइक दिस। सो एक तो ये आपको बताना था कि वाई दिस कोर्स। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जो इस कोर्स में हमने जो रखा हुआ है बेसिकली आपके पास डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है और अदर जितनी भी टेक्निक्स हैं उनका क्या यूज़ है। अब आपने देखा कि आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की हेल्प से ही आप जो बेसिक आपके जो लीनियर सर्किट एनालिसिस वगैरह हैं उनको आप देखेंगे। फिर आपको वैसे जनरली बताना था, शायद हो सकता है आप में से किसी स्टूडेंट ने सेकंड ईयर में किया भी हो, कि आप जब वो क्रिशॉफ लॉ यूज़ करते हैं, वो क्या होता है, क्रिशॉफ वोल्टेज लॉ, क्रिशॉफ करंट लॉ, है ना? यस सर। हाँ, सर तो उसको जब भी आप उसकी जो कम्प्लेक्स नेटवर्क की इक्वेशन बनाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एक लीनियर इक्वेशन बन जाती है। और आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में बिल्कुल मैथ में पढ़ा हुआ है कि आप कैसे सॉल्व करते हैं उसको, यूजिंग आइगन वैल्यू, यूजिंग रो ऑपरेशन, यूजिंग गॉस जॉर्डन, यूजिंग गॉसियन एलिमिनेशन, यूजिंग क्रॉमर रूल, यूजिंग मैट्रिक इन्वर्शन। सो डजन्स ऑफ टेक्निक्स हैं जो आपने लीनियर सिस्टम में पढ़ी हुई हैं उनको सॉल्व करने के लिए। सो यू सी यहाँ पर लीनियर सिस्टम आपको कितना सपोर्ट कर सकता है। एक जितना भी बड़ा बड़ा नेटवर्क है आपका, जो कम्प्लेक्स नेटवर्क होता है, जो कि ओम लॉ की एक्सटेंशन के जरिए आप बनाते हैं, क्रिशॉफ लॉज को अप्लाई कर करके, वो एक सारी एक लीनियर सिस्टम में चली जाती हैं और फिर आप लीनियर सिस्टम सॉल्व करके उस पूरे नेटवर्क का सोल्यूशन दे देते हैं। राइट। ये तो वैसे एक एडिशनल हमारी इसमें डिस्कशन में आ गया कि मैथमेटिक्स की जो मोस्टली टेक्निक्स हमने पढ़ी हुई हैं वो सम हाउ इन वन वे और अनदर हम लोग सामना हो रहा होता है हमारा इनसे, जब भी हम बेसिकली मॉडलिंग कर रहे होंगे किसी नेटवर्क की, प्लस हम उसका सोल्यूशन देने की कोशिश कर रहे होंगे। सो वी विल बी कमिंग अक्रॉस दीज थिंग्स मोर ऑफन देन नॉट। हमें उसका सामना काफ़ी सारा करना पड़ता है इन चीज़ों को। सो एक तो यहाँ पर होगी डिस्कशन हमारी यहाँ तक। हम अब थोड़ा सा ग्राफ्स की तरफ हम बात करते हैं ताकि हमारे जहन में हो कि ग्राफ्स, अगर तो मैं कल की क्लास भी जारी रही तो मैं ग्राफ्स और उनकी स्केचिंग ऑफ ग्राफ्स के ऊपर ज़रूर इंशाल्लाह बात करूंगा। इसी से स्टार्ट लेना चाहूँगा, क्योंकि जनरली हम लोग सेकंड ईयर में ये करते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन आया, गड़ उसके ऊपर डिफ्रेंशिएशन कर ली और बहुत सारी टेक्निक्स लड़ा लड़ू के फटाफट इंटीग्रेशन भी कर ली, लेकिन उनका जो कनेक्शन है ग्राफ्स के साथ उसको हम देखने में काफ़ी, यानी कि हाँ, हम बॉदर ही नहीं करते हैं अर्ली क्लासेस में। इसको ज़्यादा बॉदर ये कर रहे होते हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। तो ग्राफ्स में सबसे पहले जो सिंपल ग्राफ होता है वो हमने ऑलरेडी देखा हुआ, दैट इज कॉल्ड y इज इक्वल टू mx, कोई भी वैल्यू y इज इक्वल टू mx।
y इज इक्वल टू mx। इस इक्वेशन का क्या मतलब है? x इस तरफ है, y इस तरफ। मैं आपको ट्रांसलेशन बताना चाह रहा हूँ कि ग्राफ के अंदर ट्रांसलेशन का वर्ड था, ट्रांसलेशन। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि मैं जब x 1 पुट किया, सपोज के m की जगह मैंने 1 कर दिया, तो अब मेरे पास क्या इक्वेशन आ गई? y इज इक्वल टू x, 1x आई शुड से। अब इसका क्या मतलब है? जब मैं यहाँ पर x 1 पुट करता हूँ तो मेरे पास y भी 1 आता है। जब मैं x को 2 पुट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे y भी 2 आता है। सपोज कि यहाँ पर y 1 है, यहाँ पर y 2 है, यहाँ पर x 1 है, यहाँ पर x 2 है, और जैसे जैसे मैं x इनपुट देता जाता हूँ मुझे y मिलता जाता है। और जैसे मुझे ये y की हाइट मिली, ये y की हाइट मिली, ये y की हाइट मिली, और जब इन तमाम हाइट्स को मैंने आपस में ज्वाइन किया तो ये स्ट्रेट लाइन बन गई, विच इज़ बेसिकली द ग्राफ और स्केच ऑफ दिस लाइन y इज इक्वल टू x। ये स्केच करने का होना तो ये लेबल्ड ग्राफ पे चाहिए, लेकिन चूंकि हमने बहुत ज़्यादा दफ़ा और टू मैनी टाइम्स करना होता है तो हम ये रफ स्केच यहीं पे बना लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 लेबल कर लिया, और आप लोग भी यू गाइस कैन डू इट आल्सो लाइक दिस। अब मुझे ज़रा आप सोच के बताएं कि अगर मैं यहाँ पर x के साथ यहाँ पर मैं आगे +1 लिख देता हूँ, ब्लैक कलर में मैं लिखना चाह रहा हूँ, अब क्या होगा? सर जो y की वैल्यू होगी वो x से प्लस होगी। y की हर वैल्यू में अब एक ऐड हो जाएगा। अब मैं जब 1 पुट करूंगा तो मुझे 2 मिलेगा, जब मैं 2 पुट करूंगा तो मुझे 3 मिलेगा, जब मैं 3 पुट करूंगा तो मुझे 4 मिलेगा, और मेरा ग्राफ यहाँ पे ऊपर डिस्प्लेस होके आ गया। सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। आपका ग्राफ ऊपर की तरफ ट्रांसलेट हो गया। ग्राफ की शेप वही है, ग्राफ की शेप नहीं चेंज हुई है, उसकी शक्ल शबात चेंज नहीं हुई, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स के ऊपर उसकी रिप्रेजेंटेशन की जो पोजीशन थी वो चेंज हो गई है। दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। ग्राफ वही है y इज इक्वल टू x। यानी कि अब मैं स्क्रीन पे कर नहीं सकता कि मैंने ये जो फुट था रेड कलर का, इसको उठा के मैंने ब्लैक कलर वाले फुट के ऊपर रख दिया। फुट मैंने चेंज नहीं किया, वो ना उसका कलर, ना उसका साइज, ना उसको मैंने चेंज नहीं किया, उसके साइज या शेप को, उसको मैंने उठाकर ऊपर रख दिया, लोकेशन चेंज की है सिर्फ उसकी। दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। अब आप लोग बगैर सोचे बताएंगे, बगैर सोचे से मुराद बगैर कैलकुलेट किए, -1 का क्या मतलब होगा? y इज इक्वल टू x -1। सर ये x से एक वैल्यू दोनों x ऐड से हो एक वैल्यू करते जाएंगे। जी नीचे ये जी जी बिल्कुल नीचे की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा, y इज इक्वल टू x -1। सो अगर आपके पास y इज इक्वल टू x ऑलरेडी है तो y इज इक्वल टू x -1 नीचे की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बताया आप लोगों ने, ऐसे ही है, y इज इक्वल टू x -1 यहाँ पे आ जाएगा। सो बेसिकली ये जो फंक्शन था वो यही था, y इज इक्वल टू x प्लस, अब मैंने लिखा C1 करूंगा तो ये आएगा, C2 करूंगा तो ये और ऊपर चला जाएगा, C3 करूंगा तो ये क्या करेगा, और ऊपर चला जाएगा। तो ये एक फैमिली ऑफ लाइंस है जिसे आप कहेंगे फैमिली ऑफ लाइंस, और ये तमाम ट्रांसलेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसकी ट्रांसलेशंस को? y इज इक्वल टू x की। तो एक तो ये आइडिया आप जहन में लाएं, क्योंकि y इज इक्वल टू mx प्लस c आप पहले भी कर चुके हैं, और ये आपको अच्छी तरह पता है कि c इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट, और अगर लाइन ओरिजिन से गुजरे तो ये c क्या होता है? 0 होता है, राइट। सो अब मैं ये वही सेकंड ईयर वाला c आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये बेसिकली आपके ग्राफ को ट्रांसलेट करता है ऊपर नीचे। c ग्राफ एक्चुअली y इज इक्वल टू mx ही है, लेकिन c ऊपर नीचे ट्रांसलेट कर रहा है, ठीक है। फिर एक और ग्राफ है जिसके बारे में हम बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर आई नो के मोस्टली आप, अच्छा सेकंड ईयर का छठा चैप्टर जो है वो जिसमें पैराबोला और सफियर वगैरह हैं और इलिप्स वगैरह हैं, आप लोगों के जहन में होंगे। तो वो आई एम श्योर कि आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने वो किया होगा या नहीं किया होगा। सर आधे किए आधे नहीं किए। हाँ मुझे पता है, पहली 2 एक्सरसाइज हैं ना जिसमें सर्कल और स्फीयर की इक्वेशन है वो कराई जाती है, और उसके बाद मेरा ख्याल है कि राउंड ऑफ कर दिया जाता है वो चैप्टर। सो बेसिकली उस चैप्टर में आती हैं बहुत सारी चीज़ें, जिनमें से एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा अभी। दैट इज़ बेसिकली, जिससे मैंने अभी एक y इज इक्वल टू x की बात की है ना, इसी को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। आई वांट टू टॉक अबाउट y इज इक्वल टू x स्क्वायर, क्वाड्रेटिक ग्राफ, उसको आप लीनियर ग्राफ कहेंगे
इसको आप क्वाड्रेटिक ग्राफ कहेंगे, राइट। अच्छा, अब ये थोड़ा सा बनाना मुश्किल हो रहा है, तो वाई नॉट के पहले इसकी टेबल ऑफ वैल्यूज़ बना लें ग्राफ को स्केच करने से पहले। इधर x लिखा, इधर y लिखा। इसमें देखें, जब आप इसमें x की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 स्केयर इज 0। तो जब आप x को 0 पुट करेंगे तो आपको आउटपुट में y क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, ठीक है। जब आप x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 का स्केयर, आउटपुट में y की जगह क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। जब आप x की जगह 2 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? 4। 4। और इसी तरीके से जब आप 3 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 9। अच्छा, लाइक वाइज जब आप -1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? 1। दैट्स द डिफरेंस। वो नेगेटिव पे भी पॉजिटिव ही दे रहा है, क्योंकि वो आपको पता है परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। -2 पे क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। -3 पे क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। ये थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब मैं कह रहा हूँ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव और स्क्वायर ग्राफ है तो नेगेटिव पे भी पॉजिटिव आंसर दे रहा है, तो जरा ग्राफ वो कैसा दिखाई देना चाहिए आपके ज़हन? तो आप देख रहे हैं कि y इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऐसा ही है जी। यस सर। पॉजिटिव है। तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 0 आ गया, -1 आ गया, -2 आ गया, -3 आ गया। सो 0 पे 0 है, ये पॉइंट हो गया मेरे पास। 1 पे 1 है, सॉरी 1 2 3 4 5, वाई एक्सिस पे लेबलिंग करना ही भूल गया। 1 2 3 4, दैट इज इनफ। 1 पे 1 आ गया तो मेरे पास ये पॉइंट आ गया। इस तरह से स्केच करते हैं। 2 पे 4 आ गया तो 1 2 3 4, ये वाला पॉइंट आ गया मेरे पास। -1 पे 1 आ गया, ये ग्राफ स्केचिंग हो रही है। -2 पे 4 आ गया, ये यहाँ आ गया। अभी मैंने जब ग्राफ को स्केच किया तो वो इस तरह का ग्राफ आ गया। इसको थोड़ा सा बेहतर ड्रा कर लें, ऐसे ठीक हो गया। सो दैट ग्राफ इज कॉल्ड पैराबोला। इसको क्वाड्रेटिक ग्राफ कहते हैं। प्रॉबेबली आप में से अगर कोई GCSE का स्टूडेंट है, A लेवल करके आया, तो वो तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं इस ग्राफ की। काफ़ी पूरे 2 चैप्टर हैं क्वाड्रेटिक ग्राफ्स के ऊपर उनके। सो दैट इज़ व्हाट पैराबोला इज ऑल अबाउट। इसमें खास बात क्या है? वाई हमेशा पॉजिटिव था, ग्राफ में आपको क्या बात नजर आई है? The entire graph is below x-axis or above x-axis? above axis. Above Above x-axis. So ग्राफ पूरे का पूरा ही x-axis के above है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक ग्राफ है और y हमेशा पॉजिटिव है। There is no question कि y किसी पॉइंट पे नेगेटिव हो। ये मेरा ख्याल है मैंने इसका जो वर्टेक्स थोड़ा सा गलत लोकेशन पे बनाया, इट शुड बी लाइक दिस, यहाँ से गुजर ऐसे। बहरहाल स्केचिंग आप देख लीजिएगा क्योंकि ये लेबल्ड नहीं था। आइडिया देने का मकसद ये था कि ये सेकंड क्वाड्रेटिक ग्राफ है। अब 1